गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 का चर्चा करेंगे। सेकंड चैप्टर पूरा व्याख्या सहित 30 प्रश्न का चर्चा करेंगे, जो एक चैप्टर का पूरा ये निचोड़ है। सेकंड चैप्टर का पूरा निचोड़ है। यदि आप एसएससी रेलवे का तैयारी करते हैं या अभी 31 तारीख को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ये काफ़ी हेल्प करेगा। आने वाला झारखंड के जेटेट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, व्याख्या सहित चर्चा करेंगे, फिगर के साथ चर्चा करेंगे। अच्छा लगेगा तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिस चला जाए। चलिए हम लोग कोई आगे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है क्या कि पाल वंश किस क्षेत्र का एक शक्तिशाली राजवंश था। यानी भारत का जो एक एरिया दिया हुआ है, किस क्षेत्र का एक शक्तिशाली राजवंश था। आप चित्र में भी इसको देख सकते हैं कि देखिए ऑप्शन देखिए इसको, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत या पूर्वी भारत। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इसका आंसर जो होगा पूर्वी भारत। यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इस क्षेत्र में जो पाल वंश का शासन रहा था, चित्र में आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत में किस किस क्षेत्र पर इनका शासन रहा था। पाल वंश का विस्तार जो होता है वर्तमान बिहार बंगाल तक था, है ना। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का जो विस्तार था असम, उड़ीसा एवं नेपाल तक भी किया था, जो आप स्पष्ट चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि पाल वंशीय शासक किस धर्म के अनुयायी थे। कहने का मतलब है कि पाल वंश के जो शासक थे कौन सा धर्म मानते थे। पहला ऑप्शन दिया है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर पारसी धर्म। तो पालवंशीय शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में पाल वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पाल वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर 1 पहला देखिए गोपाल, दूसरा में है धर्मपाल, तीसरा में शिशुपाल या चौथा में देवपाल। तो पाल वंश का संस्थापक जो थे वह गोपाल थे। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। यानी गुर्जर प्रतिहार वो जो वंश था उनकी स्थापना यानी उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन हम लोग देखते हैं हरिश्चंद्र, दूसरा है मणिक चंद्र, तीसरा है फटिक चंद्र और चौथा है ध्यानचंद्र। तो इसका आंसर जो होगा यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो हरिश्चंद्र थे। ठीक है, पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति, यानी जो हम लोग अभी पाल वंश पढ़े, पाल वंश के अतिरिक्त जो था कि उत्तरी भारत में एक दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति गुर्जर प्रतिहार वंश की थी। इस साम्राज्य के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिम एवं मध्य भारत तक अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था। आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में या है ना गुर्जर प्रतिहार वंश अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रकूट बार बार प्रतिहारों एवं पाल शासकों से किस क्षेत्र के लिए बराबर संघर्षरत कर रहते थे। यानी राष्ट्रकूट जो शासक थे प्रतिहार और पाल शासकों के साथ एक क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिस पर अधिकार करने के लिए होता है बार बार आपस में लड़ते रहते थे। ऑप्शन पहला हम देखिए प्रयाग के लिए, ऑप्शन दूसरा में बनारस के लिए, तीसरा में कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र के लिए, या चौथा ऑप्शन है चंबल नदी के मैदानी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कन्नौज एवं गंगा यानी पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र के लिए राष्ट्रकूट जो शासक थे प्रतिहार एवं पाल शासकों से बराबर संघर्ष करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। महोदय नगर किस नगर को संबोधित किया जाता था। यानी उस समय जो था महोदय नगर किस क्षेत्र को यानी किस नगर को संबोधित किया जाता था। पहला ऑप्शन दिया है इंद्रप्रस्थ, दूसरा कन्नौज, तीसरा प्रयाग और चौथा ऑप्शन जो है बनारस। तो याद रखेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महोदय नगर के नाम से जो होता है दूसरा ऑप्शन यानी कन्नौज को संबोधित किया जाता था।
यानी कन्नौज जो व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था। इसे महोदय नगर कहकर संबोधित किया जाता था। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रमुख केंद्र था, यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था निम्न दिया गया ऑप्शन में से क्या केंद्र था? जैन शिक्षा का केंद्र था, दूसरा बौद्ध शिक्षा का, मुस्लिम शिक्षा का या हिंदू शिक्षा का? तो स्पष्ट आप चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर है ना, वर्तमान भागलपुर जो है प्राचीन भारत का बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 8 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन दिया है गोपाल, दूसरा देवपाल, तीसरा धर्मपाल और चौथा जो ऑप्शन है शिशुपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा धर्मपाल, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा, यानी 783 से 820 ईस्वी के मध्य में की गई थी ये। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि वर्तमान समय में फरवरी माह में प्रत्येक साल जो होता है विक्रमशिला महोत्सव का यहाँ आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित किया गया था? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन पहला जो है गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में, राष्ट्रकूट काल में। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो गुप्त काल में स्थापित किया गया था, है ना, गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 10वां प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने 1203 ईस्वी में जलाकर तहस नहस कर दिया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बख्तियार खिलजी और तीसरा है उमर खिलजी और चौथा है गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बख्तियार खिलजी। देखिए, बख्तियार खिलजी जो था ना वो मुस्लिम साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो होता है ना कि बौद्ध या अन्य धर्मों को नष्ट करते थे, यानी उनके भिक्षुओं को जो थे बौद्ध धर्म को मानने वाले के थे, तो उनके धार्मिक संस्थान जो थे उनको नष्ट किया जाता था और मारा जाता था। तो इसी दरम्यान में इसका एक कारण है कि बख्तियार खिलजी ने आखिर क्यों नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। तो इसका एक कहानी के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, कि बख्तियार खिलजी जब अपने साम्राज्य की विस्तार के लिए अन्य धर्मों को या अन्य धार्मिक संस्थानों को नष्ट कर रहे थे, बौद्ध भिक्षुओं को मार रहे थे, उसी क्रम में उनको तबीयत खराब हो गया। ठीक है, उनका वो तबीयत खराब हो गया, तो इतना तबीयत खराब हो गया, उनका हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तो उनका जितना भी अपने हकीम थे, यानी उनके जितने भी वैद्य थे, वो सब वैद्य उससे हार गए और उनको ठीक नहीं कर पाए। तो उन्हीं में से कोई हकीम ने उनको सलाह दिया कि बौद्ध भिक्षु में जो होता है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध केंद्र हैं, आयुर्वेदिक विभाग के आचार्य राहुल श्री भरद्र से आप मिलिए, वो आपको दवा देंगे तो शायद आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको उनके बातों पर भरोसा नहीं था। उनको अपने हकीमों पर यानी अपने डॉक्टरों पर ही उनको इतना भरोसा था कि हमारे डॉक्टर ही या हमारे हकीम ही सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, इसीलिए हम दूसरे पर नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी हेल्थ जो होता है, उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते जा रहा था, इसलिए उन्होंने जा करके बौद्ध केंद्र की जो आयुर्वेद विभाग के आचार्य थे राहुल श्रीभद्र से जाके मिलते हैं। ठीक है, तो और उन्होंने एक गजब का शर्त रख दिया। उनका कहना था, यानी बख्तियार खिलजी उनके सामने एक शर्त रखा कि हम जो होता है आपका जो दवा हम देंगे बिना खाए, यानी आप हमको जो दवा देंगे उसको हम बिना खाए हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसा हमको दवा दीजिए। क्योंकि उनको एक तरह का डर था कि कहीं ये बौद्ध भिक्षु का जो आचार्य हैं कहीं हमको दवा के माध्यम से कुछ जहर खिला देंगे और हमको वो मार देंगे। इसीलिए वो जो है उन पर ये कहे कि हमको अब बिना ऐसा दवा दीजिए कि हम नहीं खाएं और मेरा हेल्थ ठीक हो जाए। तो उनको बोले कि अच्छा ठीक है, हमको 2 दिन का समय दीजिए, हम दवा ढूंढते हैं। और इस पीरियड में उन्होंने पता कर लिया, यानी आचार्य राहुल श्रीभद्र थे, पता किए कि उनका कौन कौन सा आदत है। तो उनका आदत था कुरान पढ़ने का, यानी जो बख्तियार खिलजी थे अपने धार्मिक प्रचार के लिए कुरान पढ़ने का उनका आदत था। तो उन्होंने
और वो कुरान जो पढ़ते थे जी से चाट करके, यानी जी हाथ में जी लगा के और पेज को पलटते थे, तो ये उनका आदत था। तो उन्होंने जो कुरान था, उस कुरान में जो उनका बीमारी था, उस बीमारी के इलाज के लिए जो दवा था, मेडिसिन था, उस पर पेज पर लेप लगा दिए और जब बोले कि ठीक है अब इस कुरान को आप पढ़िए, 2-4 दिन 10 दिन आप पढ़िए, आपका हेल्थ जो है ठीक हो जाएगा। तो उसको भी अच्छा गजब टाइप का लगा कि क्या कोई दवा दे नहीं रहा है, कुरान पढ़ने बोल रहा है, लेकिन उसका आस्था था चलो हमारा कुरान है, हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और जब वो पढ़ने लगे तो जी में पेज को चाट के पढ़ता था और जी को चाटते गया और उसका दवा मैंने थूक के माध्यम से जो है उनका दवा मुंह पर आया और वो धीरे धीरे उनका हेल्थ जो है सुधरते गया। उसके बाद ठीक हो गए तो आचार्य जी से मिले कि आचार्य जी आपको हमको कोई दवा भी नहीं दिया, ठीक कैसे कर दिया, आपका क्या दवा है? तो उन्होंने बताया कि आपका जो दवा था उस पेज पर क्या होता लेप लगा दिए थे, जिसके माध्यम से आपका मुंह पर आया वो दवा और आप ठीक हो गए। तो ऐसा देख के उनको लगा कि रही तो बहुत बड़ा विद्वान है और यदि जो हम अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं, ऐसे में तो हम अपना साम्राज्य का विस्तार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी बीमारी होगा और इनका इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो ये तो बौद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी में है, यहाँ तो लाखों बुक हैं और लाखों बुक में तरह तरह के दवा लेप लगाए होंगे, इसलिए उसका गलत रिएक्शन किया और वो जो है पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ही नष्ट करने का एक ठान लिया और जितना बौद्ध भिक्षु थे सबको मारने लगे और पूरा यूनिवर्सिटी को जला दिया, किताबें नष्ट कर दिया, लाखों हमने कितने मैंने नष्ट करके उसको बर्बाद कर दिया। इस तरह से बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में पूरी तरह से जला के नष्ट कर दिया, ताकि वहाँ से कोई भी इस तरह का कोई किताब या कोई पुस्तक न बच पाए जहाँ पर इस तरह का दवा लगाया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं चोल वंश के संस्थापक हैं यानी कौन है? ऑप्शन नंबर पहला देखिए विजयालय, दूसरा है सुंदर चोल और तीसरा जो है उत्तम चोल और चौथा है आदित्य। तो चोल वंश के संस्थापक जो है वह विजयालय है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 12वां प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में तमिल चोल शासकों ने 9वीं से 13वीं सदी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। वह कौन सा शक्तिशाली साम्राज्य था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन है हिंदू साम्राज्य, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध साम्राज्य और चौथा ऑप्शन है पारसी साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिंदू साम्राज्य, यानी दक्षिण भारत में तमिल चोल शासकों ने 9वीं से 13वीं सदी के बीच में जो शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया था वो था हिंदू साम्राज्य। अब इसको चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस किस क्षेत्रों में चोल शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है तंजौर के बुधेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन है कुलोतुंग ने, दूसरा है राजराज चोल ने, तीसरा है राजेंद्र चोल, चौथा ऑप्शन है सुंदर चोल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्थापित किया था ये जो होता है राजराज चोल के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, राजराज चोल के द्वारा स्थापित किया गया था। अभी हम लोग देखते हैं कि तत्कालीन झारखंड यानी इस समय में तत्कालीन झारखंड की क्या दशा थी। तो हम लोग देखते हैं कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के पारस्परिक प्रतिद्वंद्वता की स्थिति में जो होता है झारखंड की राजनीतिक तथा संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उनमें से कोई ना कोई अवसर पाकर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था। चतरा के इटखोरी में है ना महेंद्र पाल के शिलालेख से सिद्ध होता है कि 9वीं सदी के है ना उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने छोटानागपुर खास के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। मध्यकाल के प्रारंभ तक झारखंड भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह गया था। छोटानागपुर खास के नागवंशियों का राज्य स्थापित हो चुका था, यानी नागवंशियों का राज्य उस समय स्थापित हो चुका था। हजारीबाग एवं मानभूम में मान राजाओं का शासन था। संथाल परगना क्षेत्र में
कांगजोल का राज्य नष्ट हो चुका था, यानी तत्कालीन झारखंड की स्थिति उस समय ये थी। अभी हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में 14वां प्रश्न में चलते हैं। 14वां प्रश्न कहता है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन देखिए, संस्कृत, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु। तो एकदम है आसान सा प्रश्न है ये कि चोल शासकों की जो भाषा थी तमिल थी। ठीक है, नेक्स्ट 15 यानी 15वां प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 15 प्रश्न कहता है कि चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चोल जो वंश की जो राजा थे उसमें सबसे शक्तिशाली पावरफुल जो राजा था उसे मैंने किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है राजेंद्र चोल, दूसरा है राजराज प्रथम, तीसरा है कुलोत्तुंग और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है सुंदर चोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजराज प्रथम, यानी चोल शासक यानी चोल वंश के जो राजा थे उसमें सबसे शक्तिशाली राजा थे वो राजराज प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था, जिसे क्या कहा जाता था? यानी प्रशासन की सुविधा के लिए चोल अपने पूरे साम्राज्य को 6 पार्ट में 6 प्रांत में विभाजित कर दिया था, जिसको क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है नाडु, दूसरा राज्य, तीसरा मंडलम और चौथा कुर्रम या कोट्टम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मंडलम, यानी मंडलम जो हो उस प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य 6 प्रांत में विभाजित था, जिसको मंडलम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में हमको सजाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और याद करिए इसको। पहला ऑप्शन दिया है राज्य, दूसरा है मंडलम, तीसरा है नाडु, तो चौथा ऑप्शन जो है ये चौथा है कुर्रम। और फिर हम लोग सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं नाडु, राज्य, मंडलम, कुर्रम। तीसरा ऑप्शन दिया है मंडलम, नाडु, राज्य, कुर्रम। चौथा ऑप्शन दिया है राज्य, नाडु, मंडलम, कुर्रम। तो ये तो याद रखिए कि इस जो चोल साम्राज्य में जो प्रशासनिक इकाई था उसकी जो घटते हुए क्रम में, यानी जब सबसे बड़ा जो है, जब सबसे पावरफुल है उसके बाद कम पावरफुल, इस तरह से घटते क्रम जो है, इसका पहला ही ऑप्शन मेरा सही है, यानी राज्य, मंडलम, नाडु और कुर्रम, यही मेरा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 18 में। 18वां प्रश्न कहता है कि चोल शासकों की स्थानिक प्रशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? यानी चोल साम्राज्य जो था, चोल शासक की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है नाट्यम, दूसरा है वरियम, तीसरा है समिति और चौथा है मंडलम। तो चोल शासकों की स्थानीय शासन व्यवस्था को वरियम कहा जाता था, वारियम। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न कहता है कि उर सभा एवं नगरम किस ग्राम सभा के नाम है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उर सभा नगरम किस ग्राम सभा के नाम है? पहला है चोल ग्राम सभा के, या पालों के, गुर्जरों के, या फिर प्रतिहारों के। तो इसका आंसर जो होगा पहला ऑप्शन है चोल, यानी चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम का उल्लेख है। पहला उर, सभा एवं नगरम। 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न कहता है कि चोल साम्राज्य में नगरम का उल्लेख किस कार्य के लिए हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर पहला है गांव वालों के लिए, दूसरा है ब्राह्मणों के लिए, तीसरा है व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध के लिए, प्रबंध कार्य के लिए, या चौथा ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इसका आंसर जो होगा यानी तीसरा होगा व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए। ठीक है, चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए हुआ है। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां प्रश्न में देखते हैं कि राजराज द्वारा तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कितनी ऊंचाई था जो तंजौर में बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है 182 फीट, दूसरा 192 फीट, तीसरा है 172 फीट और चौथा ऑप्शन जो है 194 यानी 194 फीट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 192 फीट, यानी इस मंदिर की ऊंचाई जो है 192 फीट है। यह द्रविड़ शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, ये भी लाइन कि द्रविड़ शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्तिकला एवं चित्रकला का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न में देखिए, राजा महेंद्र पाल के शिलालेख झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। पहला है पलामू, दूसरा है चतरा, तीसरा है हजारीबाग और चौथा जो है पश्चिमी सिंहभूम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी राजा महेंद्र पाल के शिलालेख झारखंड के जो होता है चतरा जिले इटखोरी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 कहता है, चोल काल में मूर्तिकला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? पहला ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है नटराज की प्रतिमा मूर्ति और तीसरा ऑप्शन है शिव की मूर्ति और चौथा ऑप्शन है विष्णु की मूर्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा, यानी चोल काल में मूर्तिकला का सबसे अच्छा उदाहरण नटराज की मूर्ति है। आप देखिए चित्र को देख सकते हैं कि नटराज की मूर्ति कितना शानदार बनाया है, जिससे लगता है कि उस समय भी कलाकारों की कमी नहीं थी। कितना शानदार मूर्ति बनाया गया, आप चित्र के द्वारा इसको देख सकते हैं। यही नटराज की मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है, बिहार बीपीएससी में पूछा है, रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा, पहला जो है ऑप्शन है राजराज, दूसरा है राजेंद्र प्रथम, तीसरा है राजेंद्र द्वितीय और चौथा ऑप्शन है विक्रम चोल। यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम था। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पहाड़ी काटकर, यानी पहाड़ों को काटकर, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कौन करवाया था? पहला ऑप्शन दिया है कदम्ब ने, दूसरा दिया है राष्ट्रकूटों ने, तीसरा ऑप्शन दिया है चोलों ने और चौथा ऑप्शन दिया है चेरों ने, चेर शासकों ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, एसएससी में तो 4-5 बार पूछा है, एसआई में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहाड़ी काटकर एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूटों ने किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मंदिर स्थापत्य कला, यानी मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? देखिए किस राजवंश के समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है पल्लवों के समय, चोलों के समय, राष्ट्रकूटों के समय या इनमें से कोई नहीं। तो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ जो हुआ था पल्लव के समय हुआ था। ऑप्शन पहला ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, है ना, राजस्थान टेट में भी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है ना, 2-3 यानी सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा है। पहला उनको क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? याद रखना है कि नौसेना थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है चोल शासकों के पास, पांड्य शासकों के पास, चेर शासकों के पास या फिर पल्लव शासकों के पास। तो इसका आंसर होगा चोलों के पास था, यानी चोल शासक के पास जो था एक शक्तिशाली नौसेना थी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, ये 28 होगा। 28वां प्रश्न कहता है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यानी राजेंद्र चोल जो बंगाल अभियान कर रहा था, उस समय बंगाल अभियान करने के दरमियान में वहाँ का शासक कौन था? महिपाल द्वितीय, नयपाल, देवपाल या फिर महिपाल प्रथम। तो इसका आंसर होगा महिपाल प्रथम, यानी चौथा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का योगदान है, यानी किस तरह का योगदान है? प्रशासन के क्षेत्र में जो चोल राजवंश था उसका योगदान किस प्रकार का? पहला है सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, दूसरा है सुनियोजित राजस्व प्रणाली में,
तीसरा ऑप्शन दिया है सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, चौथा ऑप्शन दिया है सुसंगठित स्थानीय सरकार में। तो याद रखेंगे चोल राजवंश जो था वो एक बहुत सुसंगठित स्थानीय सरकार में इसका योगदान था और ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां प्रश्न कहता है कि चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था। यानी चोल काल में जो होता है सेना का एक टुकड़ी का नेतृत्व यानी लीडिंग करने वाले को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन दिया है सैनिक, दूसरा है सेनाध्यक्ष, तीसरा दिया है वल्लाल या चौथा ऑप्शन दिया है नायक। तो चोल साम्राज्य में सैन्य की टुकड़ी का नेतृत्वकर्ता को नायक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा किए हैं और एकदम तुरंत अच्छा लगा तो तुरंत घंटी बजाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दूसरों के पास शेयर करिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 हम दिल्ली सल्तनत लेके आएंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके बाय, धन्यवाद। 25 मिनट